चलिए जी, गुड मॉर्निंग। सारे नहा के आए? नहा के आए हो? वाह, कमाल हो गया। अंकित, तुम ऐसे ही आ गए? वैसे तुम लोगों को भी ना ऐसे राग में गाना चाहिए सुबह की क्लास में, गुड मॉर्निंग सर। चलो एनीवे। तो बोरिंग वाला चैप्टर हम लोग कर रहे थे, ठीक है, बट ये ख़त्म होने की कगार पे। इसके बाद हम एक छोटा सा चैप्टर अगले वाला जो एनवायरनमेंट का है, क्योंकि क्लास तो हमने रखी हुई है, एनवायरनमेंट करेंगे थोड़ा सा। इससे जो बाद वाला चैप्टर वो बड़ा है, एनवायरनमेंट छोटा सा है, और इस टाइम पे वैसे ही पोल्यूशन से लोग लड़ रहे हैं, ठीक है, बेचारे। तो ये हम लोग कर लेते हैं। तो आप पेज पेज नंबर 7.13 पे आ जाइए। इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ इंडियन वर्कफोर्स है। तो कल हमने जो भी किया था, मैंने वीडियो भी अपलोड कर ही दिया है, ठीक है, वो आप लोग देख लीजिएगा जिसने क्लास नहीं अटेंड करी थी। और ओके, सो इनफॉर्मलाइजेशन लोग पढ़ रहे हैं। तो बेसिकली क्या था, जैसे अभी हम लोग पढ़ते हुए आ रहे हैं, तो हमारा फॉर्मल इनफॉर्मल सेक्टर तो होता ही है। अब वर्क फोर्स जो भी हमने पीछे पढ़ा कि जैसे लेबर फोर्स के बारे में पढ़ा, वर्क फोर्स जो एक्चुअली में काम कर रही है, तो एक उसका कैसे इनफॉर्मलाइजेशन यहाँ पे हो चुका है, ठीक है, किस तरीके से। क्योंकि देखो आप जैसे आज से 15 साल 20 साल पहले की तरफ अगर आप जाओगे, तो उस टाइम का वर्क पैटर्न, उस टाइम के काम का पैटर्न और आज के काम के पैटर्न में बड़ा डिफरेंस है, और लोगों के एम्प्लॉयमेंट लेवल में भी डिफरेंस है जो है आ चुका है। तो क्या कहते हैं, इंडिपेंडेंस के बाद मेन ऑब्जेक्टिव जो इंडियन प्लानिंग का था कि स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग लोगों का बढ़ाना है, तो जॉब सिक्योरिटी लोगों को देनी है और जॉब भी देनी है। और ये देखा गया कि जब इंडस्ट्रियलाइजेशन आया, जिसकी वजह से ये कह सकते थे कि सरप्लस वर्कर्स एग्रीकल्चर से इंडस्ट्री की तरफ मूव होंगे, उनकी वजह से बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग होएगा, और ये हुआ भी एक हद तक। तो कहते हैं होवेवर पिछले 55 सालों में जो प्लान डेवलपमेंट का चला है, 3/5 ऑफ द इंडियन वर्कफोर्स डिपेंड्स ऑन एग्रीकल्चर एज अ मेजर सोर्स ऑफ लाइवलीहुड। वो जाना नहीं चाहते भाई, थोड़ा सा ये हो जाता है कि कॉम्प्लिसेंसी है कि भैया जो कर रहे हैं करने देते हैं, ठीक है, जो मतलब। और फैक्ट्री की तरफ जैसे सोशोलॉजी में ऐसा पढ़ने को मिलता है, जैसे कई लोग जो इंडिपेंडेंस के बाद जब इंडस्ट्रीज़ आई थी और मतलब जो चल ही रहा था, तो उस टाइम पे जब फैक्ट्रीज़ में जब घुसना शुरू हो गया, तो उनको बड़ा अजीब सा लगा कि भैया ये मशीन क्या होती है, हमें तो काम करना नहीं आता। तो लोग क्या हुआ, और ज़्यादा एग्रीकल्चर की तरफ डाइवर्ट हो गए कि भैया जो हमें आता है ट्रेडिशनल वही कर लेते हैं, ठीक है। Over the years, the quality of employment has also deteriorated. Even after working for more than 10-20 years, some workers do not get maternity benefit, provident fund, gratuity and pension. तो वही बात है, फॉर्मल सेक्टर है नहीं, ऑर्गेनाइज सेक्टर है नहीं, तो आपको क्या मेचोरिटी बेनिफिट, क्या पेंशन, क्या ग्रेचुटी मिलेगा, तो ये भी दिक्कत है। फिर प्राइवेट सेक्टर में आपको कहते हैं आपको लोअर सैलरी मिलती है एज़ कम्पेयर टू एम्प्लॉयज़ डूइंग द सेम वर्क इन द पब्लिक सेक्टर। ऐसा खैर कुछ नहीं है, आजकल प्राइवेट सेक्टर में आपको ज़्यादा पैसे मिल रहे होते हैं, ठीक है, ये चीज़ देखने को मिलती है। और पहले के अगर हम लोग पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो वहाँ पे जो है आपको कह सकते थे कि प्राइवेट में आपको सैलरियाँ कम मिलती थी, ठीक है। और गवर्नमेंट में ये हो जाता है, जो फॉर्मल सेक्टर है आपको पे स्केल के हिसाब से सैलरी मिलती है, इस टाइम पे वो भी बढ़ी हुई है, ठीक है, इस दौरान 7 पे कमीशन लगने के बाद। देन उन्होंने बताया जो एम्प्लॉयमेंट स्ट्रक्चर इंडिया में है, इट कैन बी स्टडीड विद रिस्पेक्ट टू 2 काइंड्स ऑफ सेक्टर्स, फॉर्मल और ऑर्गेनाइज इनफॉर्मल। तो इसको इन्होंने डिवाइड किया हुआ है, फॉर्मल इनफॉर्मल, और फॉर्मल को ऑर्गेनाइज के नाम से भी जाना जाता है, इनफॉर्मल को अनऑर्गेनाइज के नाम से भी जाना जाता है। इसलिए ये कह रहे हैं इनफॉर्मलाइजेशन ऑफ वर्कफोर्स क्या है, इट रेफर्स टू अ सिचुएशन वेयर बाय द प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर टू टोटल वर्कफोर्स इंक्रीजेस। तो प्रपोर्शन ऑफ वर्कफोर्स इन द इनफॉर्मल सेक्टर, यानी इनफॉर्मल सेक्टर में अब ज़्यादा लोग घुस गए हैं एज़ कम्पेयर टू फॉर्मल सेक्टर, इसकी वजह से वहाँ का वर्कफोर्स थोड़ा सा बढ़ जाता है। और इनफैक्ट हमारे इंडिया में है भी, इनफॉर्मल सेक्टर में लोग ज़्यादा ही एम्प्लॉयड देखा जाए तो इन्होंने इसका डिफरेंस भी क्रिएट कर रखा है, इंपॉर्टेंट है, 3-4 मार्कर के क्वेश्चन में आ सकता है ये। फॉर्मल ऑर्गेनाइज, इनफॉर्मल अनऑर्गेनाइज सेक्टर क्या है, तो कहते हैं सारे पब्लिक एंटरप्राइज प्राइवेट इस्टेब्लिशमेंट जो कि 10 मिनिमम 10, ठीक है, और 10 से ज़्यादा लोग हायर करते हैं, वो फॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं। तो 10 होने चाहिए, 10 से ज़्यादा। और इसमें बेसिकली क्या होता है, उनको सारे बेनिफिट्स भी, जैसे पीपीएफ है, ईएसआई है, ग्रेचुटी, इंश्योरेंस वगैरह सारे बेनिफिट्स मिलने चाहिए। तो वर्कर्स जो लोग इन स्टैब्लिशमेंट में काम करते हैं उनको फॉर्मल सेक्टर वर्कर्स बोलते हैं। फॉर्मल वर्कर्स को सिक्योरिटी बेनिफिट मिलता है, और इनफॉर्मल सेक्टर से थोड़ा सा ज़्यादा पैसा कमाते हैं। गवर्नमेंट जो है उनको कई वेज में प्रोटेक्ट करके चलती है, लेबर लॉज वगैरह, ट्रेड यूनियन बना के चलती है। एंड ऑर्गेनाइज सेक्टर में जो वर्क है इस टू जस्ट 7% ऑफ द टोटल वर्कफोर्स, ठीक है, ये देखने को मिलता है। यानी 7% ही है जो लोग यहाँ पे एक्चुअली में काम कर रहे हैं ऑर्गेनाइज सेक्टर में। इनफॉर्मल और अनऑर्गेनाइज सेक्टर है, इसमें इन्होंने बोला 10 से कम लोग हैं, मतलब होते तो ज़्यादा भी है, बट कई बार जैसे आपको क्या होगा कि ये लोग रजिस्ट्रेशन वगैरह बेनिफिट्स वगैरह नहीं देते, काम करा रहे होते हैं, ऐसे बहुत लोग होते हैं। तो इसमें जो लोग इन सारी कंपनीज़ में काम कर रहे होते हैं वो इनफॉर्मल सेक्टर कहलाते हैं। फार्मर है, एग्रीकल्चर लेबर है, ओनर ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेज हैं। फिर इसमें नॉन फार्म कैजुअल वेज वर्कर्स भी आ जाते हैं, जिसमें एक एम्प्लॉयर हु वर्क फॉर मोर देन वन एम्प्लॉयर,
और ये लोग जैसे कभी कंस्ट्रक्शन में काम कर लिया, कभी फार्मिंग में चले गए, कभी बिल्डिंग बनाने वाले काम में चले गए, इस तरीके से हेड लोडिंग वर्कर्स में चले गए, यहाँ पे देखने को मिलता है। फिर इन इंडिया 90% ऑफ एम्प्लॉयमेंट इज फाउंड इन अनऑर्गेनाइज सेक्टर, स्मॉल फार्म्स, हाउस होल्ड इंडस्ट्री, शॉप्स एंड अदर सेल्फ एम्प्लॉयमेंट यूनिट्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया भी था। इनफॉर्मल सेक्टर में सबसे ज़्यादा लोग जो मेल है 69% ऑफ द वर्कफोर्स है, ठीक है। तो इतने लोग काम कर रहे हैं। वर्कर और जो इनफॉर्मल सेक्टर में काम करते हैं उनकी रेगुलर इनकम नहीं होती है और कोई भी प्रोटेक्शन गवर्नमेंट का नहीं मिलता है। आपको सैलरी मिल रही है, नहीं मिल रही है, कोई बेनिफिट दे रहा है, नहीं दे रहा है, कोई लेना देना नहीं है। और सबसे ज़्यादा रिस्क इनको क्या होता है कि इनको निकाल दिया जाता है, ठीक है, ये भी हो जाता है इनके लिए। और वर्कर्स जो ये इन सेक्टर में काम कर रहे होते हैं, या स्लम्स ये लोग या स्क्वाटर्स में लेते हैं, या झुग्गी झोपड़ियों में रह रहे होते हैं, इस तरीके से सड़कों के पास या गांव कूचों में भी। हमारे शहरों में भी कमी नहीं है स्लम्स की, तो यहाँ पे भी देखने को मिलता है। एंड इनफॉर्मल सेक्टर जो है ज़्यादातर आउटडेटेड टेक्नोलॉजी यूज़ करता है एंड अकाउंट्स मेंटेन ये लोग नहीं करते, ठीक है। इसलिए जो है इनका जो है काम करने का तरीका लोगों को पसंद भी नहीं आता, पर वही है, मजबूरी है, तो सब लोग काम कर ही रहते हैं, ठीक है। इसके बाद इन्होंने डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वर्कफोर्स इन इनफॉर्मल एंड इनफॉर्मल सेक्टर, ये जस्ट डेटा दिया हुआ है। पिछले अभी हम कल भी हम लोगों ने पढ़ा ही था। तो मेल फीमेल का रेशियो इन्होंने बताया हुआ है। टोटल जैसे अब फॉर्मल सेक्टर में 24 फीमेल, 6%, टोटल 30%, 30 मिलियंस हैं। इनफॉर्मल सेक्टर में मेल 306 है, फीमेल 137 है, टोटल 443 मिलियन लोग हैं। तो ये फॉर्मल वर्सेस इनफॉर्मल और मेल वर्सेस फीमेल इन्होंने बता रखा है, ऊपर का ही है। और इसीलिए ये इम्पॉर्टेंट है, मार्क कर लीजिएगा, हम लोग जो है इनफॉर्मल सेक्टर की इम्पोर्टेंस को रियलाइज़ करना लोगों ने शुरू कर दिया, ठीक है। और जहाँ जहाँ जैसे ये लोग हैं, जैसे अभी रिसेंट में अभी जैसे आपने पिछले साल देखा होगा कि ना सूरत में जो कोचिंग सेंटर में आग लग गई थी, ठीक है। तो अब जैसे रेगुलेशन आई हुई है नई, तो उसमें इन्होंने बोला कि ना ये जैसे हम लोग इनफॉर्मल सेक्टर में आ जाते हैं तो इसको ना स्टैंडर्डाइज करने की कोशिश करी जा रही है कि सारा डेटा हो। तो कह रहे बिल्डिंग की आपके पास परमिशन है, क्या है, फायर सेफ्टी है, ये सब चीज़ों की चेकिंग वगैरह, कितने बच्चे हैं आपके, कहाँ हैं, किस तरीके से, तो ये सब पूछा जा रहा है। और इनफैक्ट अगर कह रहे हैं 20 से ज़्यादा बच्चे आप घर पर पढ़ा रहे हो तो आपको सेंटर मतलब कंपलसरी नहीं है, बट आप सेंटर पे पढ़ाओगे, घर पे नहीं पढ़ाना आपको, ये सब चीज़ें भी आए। तो ये बेसिकली क्या है, इसको ये रियलाइजेशन इंपॉर्टेंस है। कहने का मतलब, मेरे बताने का मतलब पर्पज़ ये था कि ड्यू टू फेलियर ऑफ इनफॉर्मल सेक्टर in generating employment, India started paying attention to enterprises and workers in the informal sector. With the efforts of International Labour Organization, Indian government has initiated the modernization of informal sector enterprises and provision of social security measures to informal sector workers. So धीरे धीरे इनको benefits लेने की लोगों की बात करी गई। मॉडर्नाइजेशन क्या हो, मॉडर्नाइज होगा, थोड़ा थोड़ा लोग आगे बढ़ेंगे और धीरे धीरे फिर जो है इनकी भी ग्रोथ होगी, फॉर्मल सेक्टर में भी फिर ये जा सकते हैं, ठीक है। इस तरीके से बताया हुआ है। तो ये आपका इनफॉर्मलाइजेशन के बारे में इन्होंने बताया है, ठीक है। और फिर जो है अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, डेफिनेशन तो इम्पॉर्टेंट है ही, NSSO ने भी दी हुई है डेफिनेशन और ऐसे भी दिया हुआ है। अनएम्प्लॉयमेंट एक ऐसी सिचुएशन होती है जहाँ पे जिन लोगों के पास काम नहीं होता है या फिर ये काम नहीं कर रहे होते हैं या फिर कोशिश कर रहे हैं कि हमें जॉब मिल जाए इंटरमीडिएट, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स के थ्रू, और जो है जैसे आपने रेज्यूमे भेज दिया या कहीं जाके अप्लाई कर दिया, ये सब चीज़ें देखने को मिल जाती है। और अकॉर्डिंग टू द कंडीशन आपको जो है सैलरियाँ मिल रही होती है वहाँ पे या रेम्यूनरेशन। तो अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ सिचुएशन इन विच पीपल आर विलिंग एंड एबल टू वर्क एट एग्जिस्टिंग वेजेस बट डू नॉट गेट वर्क। और इसमें जो है सब लोगों के साथ ये पॉसिबल हो सकता है। और वैरायटी यहाँ पे अनएम्प्लॉयड पर्सन की है, जैसे कई इकॉनमिस्ट ने बोला है अनएम्प्लॉयड पर्सन इज़ द वन हु इज़ नॉट एबल टू गेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ इवन 1 आवर इन अ हाफ डे के अंदर जो भी वर्किंग हमारा प्रोडक्टिव आवर्स होते हैं उसके अंदर भी आपको जो है 1 घंटे का भी काम नहीं मिल पाता तो आपको बेरोज़गार माना जाएगा, ठीक है, इस तरीके से। तो पीछे इन्होंने अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में बताया, इस टेम्प्रेरी इवन इन इंडिया। टेम्प्रेरी तो क्या ही है, काफ़ी लंबे टाइम से ही चल रहा है। पीपल कैन नॉट रिमेन कम्प्लीटली अनएम्प्लॉयड फॉर वेरी लॉन्ग बिकॉज ऑफ देयर डेस्परेट इकोनॉमिक कंडीशन। एज अ रिजल्ट दे आर फोर्स्ड टू एक्सेप्ट अनप्लेजेंट डेंजरस जॉब्स इन अनक्लीन एंड अनहेल्दी सराउंडिंग्स। और इनफैक्ट पैसे भी नहीं मिलता, ठीक है, ये भी देखने को मिल जाता है। तो ये एक इशू यहाँ पे इनको आता है। तो अनएम्प्लॉयमेंट टेम्परेरी फेज तो नहीं है, बट जो लोग अनएम्प्लॉयड होते हैं वो किसी न किसी तरह जुगाड़बाजी करके अपनी जॉब लगवाने की कोशिश कर ही रहे होते हैं। सोर्सेज ऑफ अनएम्प्लॉयड डेटा की बात करें हम लोग तो सेंसस जब रिपोर्टिंग होती है तब हम लोगों को पता चल जाता है कि कौन वर्किंग है कौन नहीं है। NSSO भी डेटा कलेक्ट करती है, इससे भी पता चल जाता है एम्प्लॉयमेंट अनएम्प्लॉयमेंट का। एंड डायरेक्टरेट जनरल ऑफ एम्प्लॉयमेंट एंड ट्रेनिंग, इससे एम्प्लॉयमेंट मार्केटिंग इन्फॉर्मेशन जो पिछले 30 सालों से चल रही है वो इम्प्लीमेंट किए हुए हैं। एंड EMI प्रोवाइड इन्फॉर्मेशन अबाउट द स्ट्रक्चर ऑफ एम्प्लॉयमेंट, ऑक्यूपेशनल कॉम्पोजिशन एंड एजुकेशनल प्रोफाइल ऑफ एम्प्लॉयज़। तो ये सारे डेटा हमारे जो है इंपॉर्टेंट है, जिससे हमें ये पता चल जाता है कि एक्चुअली में कितने लोग एम्प्लॉयड हैं या अनएम्प्लॉयड, ठीक है, सिंपल इन्होंने बता रखा है।
और ये हमने थोड़ा सा जो है इसको मैक्रो इकोनॉमिक्स में भी पढ़ा था, ठीक है, विच इज़ टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट इन इंडिया। वहाँ पे तो वॉलंटरी इनवॉलंटरी हम लोगों ने पढ़ा था, पर यहाँ पे इन्होंने टाइप्स बता रखे जो कि इंपॉर्टेंट ही है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट, ओपन अनएम्प्लॉयमेंट, ठीक है। डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट, तो डिसगाइज दैट इज़ हिडन अनएम्प्लॉयमेंट, दिखती नहीं है पर होती है, ठीक है। विच इज़ डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट रेफर्स टू अ स्टेट इन विच मोर पीपल आर एंगेज इन वर्क देन आर रियली नीडेड, ठीक है। तो जैसे खेती बाड़ी में लोग कर रहे होते हैं, तो खेती बाड़ी में क्या पता है पूरी पूरी जॉइंट फैमिली, एक खेत है, सबके सब लगे हुए हैं, ठीक है। कोई झाड़ू मार रहा है, कोई पोछा मार रहा है, मतलब सो एंड सो, कोई बीज डाल रहा है, कोई खेतों में कर रहे होते हैं। ज़्यादातर वहीं से शुरू हुआ था डिस्गाइज में। जब आपको रिक्वायरमेंट बेसिकली क्या हो जाता है आपको रिक्वायरमेंट कम लोगों की होती है पर ज़्यादातर लोग एम्प्लॉयड होते हैं। ओके, तो ये डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट हम लोग पढ़ते थे। तो जैसे कभी कभी ना पूनम मैम भी बोल देती है, उनके जैसे उनकी चाचा पापा वगैरह की फैक्ट्री है, तो उसमें भी बहुत सारे लोग जा रहे होते हैं, सारे के सारे, तो एक ही काम में घुसे हुए हैं, तो कहते हैं डिसगाइज अनएम्प्लॉयड हो आप लोग मेरे जो साले सालियाँ हैं टाइप, साले जो है बेसिकली। तो ये उन्होंने बताया। तो फॉर एग्जांपल अगर 2 वर्कर्स हमें चाहिए ऑन द पीस ऑफ लैंड, 5 वर्कर्स अगर काम कर रहे हैं तो डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट है। प्रीडोमिनेंट फॉर्म ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ये देखने को मिलता है, एग्रीकल्चर सेक्टर से शुरू हुआ था ये, ठीक है। और इन द लेट 1950s 1/3 ऑफ एग्रीकल्चर वर्कर्स वर डिसगाइजली अनएम्प्लॉयड। मेन प्रॉब्लम डिसगाइज अनएम्प्लॉयमेंट की है दैट अपेरेंटली ऑल सीम टू बी एम्प्लॉयड बट मार्जिनल प्रोडक्टिविटी सरप्लस लेबर इज जीरो, कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ एक्स्ट्रा वर्कफोर्स इज जीरो। तो मार्जिनल लेबर प्रोडक्टिविटी नहीं निकलती है, ठीक है। मार्जिनल प्रोडक्टिविटी ऑफ लेबर अगर हम लोग बोल सकते हैं, वैसा भी बोला जा सकता है, क्योंकि आप एक एक्स्ट्रा बंदा रखते हो तो आप कोशिश करते हो कि कुछ चीज़ें एक्स्ट्रा हो जाए, पर वो तो होता ही नहीं है। तो एग्रीकल्चर में ज़्यादातर देखने को मिल जाता है। सीजनल एम्प्लॉयमेंट है, नॉट टू बी एक्सप्लेन मच, हमें पता है सीज़न के हिसाब से जब जब सीज़न होएगा किसी चीज़ का उस टाइम पे ये लोग अवेलेबल हो जाते हैं। इसको सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट के नाम से जाना जाता है। और ये विलेज गांव कूचों में जैसे हम लोग देखते हैं कि वर्क इज़ सीजनल एंड देयर आर नो अनएम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इन द विलेज फॉर ऑल मंथ्स इन द ईयर। सो व्हेन देयर इज़ नो वर्क टू डू ऑन फार्म्स, men go to urban areas to look for job. They come back to their home villages as soon as the rainy season begins. ठीक है। एंड द पीरियड ऑफ सीजनल एम्प्लॉयमेंट वेरी स्टेट टू स्टेट डिपेंडिंग ऑन द मेथड ऑफ फार्मिंग, कंडीशन ऑफ सॉइल एंड टाइप्स ऑफ क्रॉप्स। क्योंकि एग्रीकल्चर मेन फिनोमिना रहा है तो उसी से रिलेट करके ये बता रहे हैं सीजनल एम्प्लॉयमेंट। और ओपन अनएम्प्लॉयमेंट होती है एक ऐसा इकोनॉमिक फिनोमिना है जहाँ विच पर्सन्स आर एबल एंड विलिंग टू वर्क एट प्रिविलेज्ड वेज रेट बट फेल टू गेट वर्क, जो कि हमने वॉलंटरी एंड इनवॉलंटरी अनएम्प्लॉयमेंट में पढ़ा था। एंड इट इज़ कॉल्ड ओपन बिकॉज सच एम्प्लॉयमेंट कैन बी सीन एंड काउंटेड इन टर्म्स ऑफ नंबर ऑफ अनएम्प्लॉयड पीपल। तो काम तो करना चाहते हैं बट काम ही नहीं है तो कर ही नहीं पाएंगे। ओपन अनएम्प्लॉयमेंट डिफरेंट है डिसगाइज से। ओपन में वर्कर्स आर टोटली आइडल और डिसगाइज में आप काम कर रहे होते हो बट उसका कोई काउंटेबिलिटी नहीं है क्योंकि आप एक ही काम है। किसका? ओपन अनएम्प्लॉयमेंट का। सिंपल है ना, आप काम करना चाहते हो, तुम काम करना चाहते हो प्रिवेलिंग वेज रेट पे, पर तुम्हारे पास काम मार्केट में काम ही नहीं अवेलेबल है या तुम्हें जॉब ही नहीं मिल रही, इस तरीके से। ओके तो ये अब 2 पार्ट्स जैसे अभी हम लोग पढ़ रहे हैं तो और इस फैक्ट इसके बाद एक आगे और आएगा। तो ये 3 एरियाज ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले इन्होंने बात करी कॉजेज़ ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। बड़ा बेसिक से कंटेंट है। 9 पॉइंट्स दिए हुए हैं। यूजली क्वेश्चन 6 4 4 मार्कर ही आते हैं, तो 4 मार्कर आए तो 6 पॉइंट्स लिखो, 6 मार्कर आए तो एटलीस्ट 6 7 पॉइंट्स तो लिखो ही लिखो। तो इन्होंने ये सबसे पहले रीज़न बताया इकोनॉमिक ग्रोथ बहुत स्लो है। पिछले 50-60 सालों में देखोगे तो इकोनॉमिक ग्रोथ इतनी ज़्यादा नहीं रही है, और अगर इकोनॉमिक ग्रोथ ही नहीं होगी तो एम्प्लॉयड लेबर देख के करेंगे क्या लोग, ठीक है। ये भी देखने को मिला। पॉपुलेशन एक्सप्लोजन ज़्यादा है। अब धीरे धीरे इकोनॉमिक ग्रोथ होती है, पॉपुलेशन उससे ज़्यादा ग्रो कर जाती है, तो पीछे की जनता जो है या आने वाली जनता आगे अनएम्प्लॉयड फिर रही जाती है, क्योंकि अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन हमारे पास जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है। ये एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक है हमारी कंट्री में। अंडर डेवलप्ड है एग्रीकल्चर पे इतना ज़्यादा कभी ध्यान दिया नहीं है, और जो ज़्यादातर लोग जैसे अगर देखोगे 70-80% जो लोग हैं वो लोग जो है मिडिल फार्मर्स या स्मॉल स्केल फार्मर है, तो उनके पास इतने रिसोर्सेज भी नहीं होते, तो ये थोड़ा सा अंडर डेवलप रह जाता है। एजुकेशनल सिस्टम हमारा ख़राब है, हमने पीछे वाले चैप्टर में भी पढ़ा था, ठीक है। तो एजुकेशन अगर अच्छा होएगा, ठीक है। और इंडिया में एजुकेशन सिस्टम कहते हैं फुल ऑफ डिफेक्ट्स हैं, कोई भी प्रोविजन नहीं है जहाँ पे आपको टेक्निकल वोकेशनल एजुकेशन दी जाए। एज अ रिजल्ट लोग जो हैं फॉर्म की रिक्वायरमेंट को पूरा नहीं कर पाते, ठीक है। ये भी दिक्कत हो जाती है, और या फिर काम सीख नहीं पाते। इंडस्ट्रियल ग्रोथ बहुत कम है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल नहीं है, शॉर्टेज ऑफ कैपिटल है, लैक ऑफ मॉडर्न फैसिलिटीज़ है। तो इंडस्ट्रियल सेक्टर अपना मोमेंटम नहीं बना के रख पाता, और अगर नहीं मोमेंटम रखेगा तो ऑब्वियसली जॉब जनरेट्स नहीं कर पाएगा। और कॉटेज और स्मॉल स्केल इंडस्ट्री तो ख़त्म ही हो चुकी है, वरना यहाँ पे भी काफ़ी लोग एम्प्लॉयड होते थे, क्योंकि डिमांड ही नहीं है लोकल लेवल पे। बाहर ज़रूरी है, बट जो लोग कर रहे हैं पुराने बैठे हैं तो चल रहा है, वरना नहीं चल रहा।
ठीक है। एंड फॉल्टी प्लानिंग हमारी थोड़ी सी ख़राब, क्योंकि शुरुआती दौर में भी एक्चुअली में क्या हुआ था कि जैसे 50s का जब एरा शुरू हुआ, 51 में फर्स्ट 5 ईयर प्लान आ गया था, 60s के एरा में घुसे, लगभग 70s तक हमारे हालात बहुत कंट्री के ख़राब थे। तो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, थोड़ा सा शुरू हुआ, फिर रियलाइज़ हुआ यार हमारी तो इकॉनमी ग्रो नहीं कर रही है, फिर हमने न्यू इकोनॉमिक पॉलिसी लगा ली। तो अब देखो स्टार्टिंग में प्लानिंग ही ख़राब थी, 40-50 साल तो हमारे देश की तरक्की नहीं हुई ढंग से। थोड़ा बहुत चेंज आपको देखने को मिल रहा है। 90s के बाद आपको अच्छा पुश मिला था, ठीक है, जब से एलपीजी आ गया था। तो ये भी एक दिक्कत यहाँ पे देखने को मिली है, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन नहीं हो पाए, जैसे कहते हैं डेयरीज है, फिशरी है, पोल्ट्री फार्मिंग, और इन सब में भी जो है जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं ले पाए। पावर, ट्रांसपोर्टेशन, कम्युनिकेशन, रोड्स वगैरह, ये सब इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं था, तो भी जो है दिक्कत देखने को मिली। क्योंकि जैसे अगर कहीं जॉब करना है, ट्रांसपोर्टेशन ही नहीं है, काम करने नहीं पहुँच सकते या कुछ है, या फिर फैक्ट्रियाँ जो है बाहर सप्लाई नहीं कर पाएंगी, तो भी एक दिक्कत आपको देखने को मिल जाती है। एम्प्लॉयमेंट प्लानिंग हमारी ख़राब थी, लो थी ये। लो प्रायोरिटी इज गिवन टू एम्प्लॉयमेंट ऑब्जेक्टिव इन द प्लान, देयर हैज़ बीन कंप्लीट एब्सेंस ऑफ एनी लीगल प्रोविजन टू इम्प्लीमेंट एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग स्कीम। अभी जैसे अभी बिहार में इलेक्शन चल रहे हैं, तो बीजेपी ने बोल दिया था 40 लाख या 30 लाख, 30 लाख या 40 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। 90 तो नहीं बोला, 19 लाख, अच्छा हाँ 19 लाख जॉब्स क्रिएट करेंगे। मैं करके दिखाओ जरा, मज़ा आएगा, पता चलेगा। ये लोग बिहार कोरोना की वैक्सीन भी फ्री देंगे, फ्री दिसंबर तक कह रहे हैं, चेक करेंगे, लगा देंगे। देखो यार बाहर की कंट्रीज़ ने तो करी, रशिया का तो ठीक चल रहा है, कोई ऐसा ख़राब रिस्पांस तो आया नहीं है। ब्रिटेन का भी लॉन्च होने वाला है, यूके भी लॉन्च कर रही है, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी। इंडिया का तो टाई अप रहा है, वैसे इंडिविजुअल भी चल रहा था, टाई अप भी रहा है, सीरम इंस्टीट्यूट और भारटेक, इन दोनों का रहा है। अब देखो किसका आता है पहले। वैसे तो सस्ता है, 90-95 रुपये या 125 रुपये का आएगा इंजेक्शन। हमारे इंडिया वालों नहीं कह रहा हूँ, भारत बायोटेक या सीरम इंस्टीट्यूट है, इन लोगों। देखते हैं क्या होता है। 125 रुपये आसपास आएगा, 125 रुपये का इंजेक्शन, ठीक है, हो गया। देखो क्या करते हैं, लगवा लेंगे और क्या है। हाँ ड्रामा है भाई साहब, सरकार का कुछ नहीं। ट्रम्प का नहीं देख लो कितना बुरा हाल है, ट्रम्प भी तो यही कर रहा है इलेक्शन में, वो भी तो वहाँ पे गालियाँ खा रहा है। ओके, एंड इसके बाद लो कैपिटल फॉर्मेशन है। लो रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन की वजह से ग्रोथ पोटेंशियल हमारा एग्रीकल्चर इंडस्ट्रियल सेक्टर में नहीं रहा, कॉन्सिक्वेंटली जॉब क्रिएशन कैपेबिलिटी दोनों सेक्टर में काफ़ी एडवर्सली इफेक्ट हुई है। बड़े सिंपल से हैं, अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हो, बट ये जो पॉइंट्स हैं, जो हेडिंग मेन पॉइंट्स है, वो आप वही रखना, उसको मत चेंज करना बस, बाकी अंदर का कंटेंट लिख दो चलेगा। इंडियन इको में थोड़ा बहुत चल सकता है। अब इसके लिए रेमेडियल मेजर्स के बारे में बात करिए। जीडीपी का ग्रोथ रेट बढ़ाया जाए, कहाँ से बढ़ाया जाए, ठीक है, बढ़ता ही नहीं है बेचारा, कहता है 8 से 9%, 8 से 9% कब पहुँचने में भी पता नहीं कितना टाइम लगेगा, ठीक है। तो उसके बारे में, अभी तो 5-5.5 पे अटके हुआ है, 4.5 हो गया था अभी तो ये भी दिक्कत है। पॉपुलेशन ग्रोथ को कंट्रोल करें, कहने वाली बात है, हाँ पॉपुलेशन हमारी जनता जितना बढ़ रही है, बट हमें सिर्फ मेट्रोपॉलिटन सेंटर्स में देखने को मिलता है। गाँव कूचों में आज भी वही है, जितना ज़्यादा बच्चा उतना ज़्यादा पैसा आएगा, ठीक है। तो ऐसा होता, कई लोगों की मतलब मेंटालिटी ऐसी है एक्चुअली में। तो पॉपुलेशन ग्रोथ कंट्रोल करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। फिर अरे यहाँ पे जैसे ना मतलब होता हाँ पैसा इसलिए वो क्या, उनकी मेंटालिटी ऐसी होती है, जैसे अब जैसे घर में मेड्स वगैरह आती है ना, तो कहते हैं 4-5 बच्चे हैं ना, तो 4-5 बच्चे एक एज पहुँचती है 14-15 साल की, सबको काम पे लगा देते हैं, तो सबसे पैसा कमा के जो है, खर्चा तो है पर वो खर्चा करते ही नहीं है ना, खर्चे हम लोगों के हैं भाई साहब, हम जैसे लोगों के। काउंटी करनी है, फिर अनकाउंटी करनी है, फिर पापा ने बाल अलग कटवा दिए, उसका पैसा लग गया। वैसे वो लोग खर्चे, मतलब सीरियसली मैंने ना एक चीज़ नोट करी, मतलब ये जो गांव कूचों वाले लोग लेबर क्लास यहाँ काम करती है ना, मतलब तनख्वाह 10,000 20,000 है, 10-20 हज़ार तो मैं बहुत ज़्यादा बोल रहा हूँ, उसमें घर का किराया भी देंगे, उसमें उनके बच्चे भी पल रहे होते हैं, और उसके बाद वो पैसा बचा के अपने गाँव भी भेज देते हैं, और फिर 2-3 साल में जाते हैं गाँव, जाते हैं, कहते हैं क्या करने गए थे, हमने तो वहाँ प्लॉट ले लिया। मतलब यार बढ़िया, तुम लोगों का यार सही है, और चला हम लोग यहाँ पे किराया भर के, इंस्टॉलमेंट भर के नहीं थकते। यार शोशा बहुत, अरे यार बहुत सीरियसली, मतलब तो इसमें यही बताया एग्रीकल्चर सेक्टर, फिर उन्होंने बोला इसको डेवलप करना ज़रूरी है, बहुत टाइम से ऐसी बात कह रहे हैं, हालांकि इतना ज़्यादा डेवलप नहीं हुआ, और इनफैक्ट अब एग्रीकल्चर की ज़मीनें ख़त्म होती जा रही हैं, क्योंकि ये दिल्ली एनसीआर देखो या बाहर कहीं पे भी चले जाओ, बिहार है, यूपी है, ठीक है, कई जगह पे ऐसे देखेंगे कि आजकल एग्रीकल्चर सेक्टर लैंड को एक्वायर करके या तो हाईवे बन रहे हैं या बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन रही हैं, आने वाले टाइम में पता नहीं क्या खाएंगे।
ठीक है, तो ये भी है। फिर स्मॉल स्केल सेक्टर को इन्होंने बोला थोड़ा सा जो है एनकरेज करना ज़रूरी है, ये तो इसके ऊपर काम चल ही रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर में भी इम्प्रूवमेंट हो रही है, हेल्थ, एजुकेशन, इरिगेशन, इलेक्ट्रिसिटी, रोड वगैरह ये सब क्रिटिकल है, इससे जो है ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट होगी। ठीक है, जितना ज़्यादा इंफ्रास्ट्रक्चर पे पैसा खर्च होगा एम्प्लॉयमेंट ज़्यादा जनरेट होती है। ठीक है, एंड स्पेशल एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम्स भी इन्होंने बोले हैं जो कि इन लोगों को नौकरियाँ दे, तो चलती हैं ऐसी स्कीम्स, ऑन एंड ऑफ होती रहती है, जैसे भी देखा गया। तो इन्होंने बोला एम्प्लॉयमेंट एक्सचेंज को ठीक किया जाए, हालांकि अब जो है यहाँ से जॉब्स मिलना काफ़ी कम हो चुकी है। एक लेवल गांव, अब देखोगे रूरल एरियाज़ में तो फिर भी एक हिट है, शहरों में तो आपको ये या रेफरेंसेज हैं या ऐड है, इन्हीं थ्रू की जॉब मिल जाती है। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ के लिए काम किया जाए, तो ये मैंने आपको बताया था नेशनल स्किल डेवलपमेंट कॉरपोरेशन जो इन्होंने बनाया था, भारत कौशल विकास योजना, उसमें जो है हाँ ट्रेन कर करके आपको जो है सेल्फ एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम, जैसे मेकअप आर्टिस्ट का भी है, ITI रिलेटेड जॉब है, मोबाइल नेटवर्किंग काम का, ये सब चीज़ें सिखाई जाती हैं आपको। एजुकेशनल सिस्टम में बदलाव लाना ज़रूरी है, और इन्होंने बोला वोकेशनल और टेक्निकल ट्रेनिंग इनको दी जाए, डाइवर्सिफाई करा जाए ताकि सब लोग एजुकेटेड हो, और जो है स्पेशल ट्रेनिंग प्रोग्राम्स भी इनको रखे जाए ताकि सीख सीख के काम पे भी लगे साथ के साथ। एंड मैन पावर प्लानिंग करना भी ज़रूरी है कि अकॉर्डिंग टू फ्यूचर रिक्वायरमेंट्स आपको कितने ज़्यादा प्रोफेशनल कोर्स में लोग चाहिए, कितना क्या करना है, कितने लोगों की डिमांड है, एक्सेस मैन पावर ना हो, और अगर है तो उनको एजुकेट करने की भी ज़रूरत है। ठीक है, ये चीज़ भी बताई है। तो ये आपका सारा इन्होंने रेमिडियल मेजर्स अनएम्प्लॉयमेंट के बताया, इक्वली इम्पॉर्टेंट है। और लास्ट में इन्होंने जो है गवर्नमेंट पॉलिसीज़ एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेशन के बारे में बताया है। तो इसमें जो है सरकार की जितनी भी स्कीम्स वगैरह हैं और जो सरकार इनिशिएटिव्स लेती है उसके बारे में इन्होंने यहाँ पे एक्सप्लेन कर रखा है कि इंश्योरिंग एटलीस्ट मिनिमल सेफ्टी एंड जॉब सेटिस्फैक्शन, एंड यूनियन गवर्नमेंट ने काफ़ी जो है इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया है एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन में। इनके एफर्ट्स को दो तरीके से डिवाइड किया जा सकता है एस्पेक्ट्स पे, डायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट एंड इनडायरेक्ट एम्प्लॉयमेंट। ठीक है, डायरेक्ट इन्होंने बोला है कि अपनी डिपार्टमेंट में या जैसे एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पसेस के लिए रख लिया डायरेक्ट, और इट ऑल्सो रन इंडस्ट्रीज, होटल्स, ट्रांसपोर्ट कंपनीज, तो डायरेक्टली नौकरियाँ उनको वहाँ पे मिल जाती है जो डायरेक्ट है। और इनडायरेक्ट में इन्होंने बोला है कि विद डिक्रीज इन आउटपुट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज और गवर्नमेंट एंटरप्राइजेज, प्राइवेट एंटरप्राइजेज रॉ मटेरियल वगैरह प्रोवाइड कर रही है, जिसकी वजह से एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी इनडायरेक्टली बढ़ती है। अब जैसे सरकार की भी बहुत डिमांड है, अब आपको जैसे अगर इंफ्रास्ट्रक्चर पे आप पैसा खर्च कर रहे हो तो आपको ये उतना लोहा, उतनी मिट्टी, ठीक है, इलेक्ट्रिसिटी के लिए काम वाम काफ़ी लोग चाहिए होंगे, तो अकॉर्डिंगली जिन लोगों से डिमांड करी जाती है उनके भी एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ भी बढ़ती है, आपको डिमांड उतनी ही करनी पड़ेगी। ठीक है, फिर एम्प्लॉयमेंट जनरेशन प्रोग्राम्स के बारे में इन्होंने यहाँ पे बताया है, विच इज़ नेशनल रूरल एम्प्लॉयमेंट गारंटी एक्ट, नरेगा, प्रधानमंत्री रोजगार योजना, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना, इंपॉर्टेंट है, प्लीज़ इसको मार्क कर लीजिएगा। तो गवर्नमेंट जो इससे पॉवर्टी ख़त्म करना चाहती है, और सारे ये जो है आपको एम्प्लॉयमेंट मिलने का काम कराई जाती है, प्राइमरी हेल्थ, एजुकेशन, रूरल शेल्टर वगैरह में भी दिया जाता है। एंड दिस प्रोग्राम ऑल्सो एम टू असिस्ट पीपल इन बाइंग इनकम एंड एम्प्लॉयमेंट जनरेटिंग असेट्स, डेवलपिंग कम्युनिटी असेट्स एंड कंस्ट्रक्शन ऑफ हाउसेज एंड सैनिटेशन। तो सारे जैसे पैसा आ रहा है तो घर सही बनवा लो, सैनिटेशन प्रॉपर कर लो, ये सब चीज़ें दिखाई जाती है आपको। ठीक है, ये इन्होंने बताया। और कंक्लूजन इसका थोड़ा सा वैसे आता नहीं है, तो इन्होंने बोला कि देयर हैज़ बीन अ चेंज इन द स्ट्रक्चर ऑफ वर्कफोर्स इन इंडिया। सर्विस सेक्टर इमर्जिंग सेक्टर अब बन रहा है, लोग सर्विस सेक्टर की तरफ भाग रहे हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहाँ पे पैसा भी अच्छा है और जो है काम करने में भी मज़ा आता है। टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो चुकी है, तो काफ़ी ज़्यादा चेंजेस उसकी वजह से भी देखने को मिल रही है। कई लोग आउटसोर्स करा रहे हैं वर्क, ठीक है, खुद ना करके बाहर से काम करा, इसकी वजह से भी जो है अपॉर्चुनिटीज़ बढ़ रही हैं। जैसे आप खुद ही देखिए, पहले मैं बड़ा एंटी रहता था कि घर में मेड नहीं लगवानी, खुद ही काम करना चाहिए, भैया शरीर चलता रहेगा, बट आजकल टाइम ही नहीं होता है, तो मेड के बिना काम ही नहीं होता। बर्तन झाड़ू कौन मारेगा, 1-1.5 घंटा उसमें बीत जाता है। तो मैम भी थक जाती रही है, कुछ हो जाता था, तो फिर पढ़ाना भी है, घर का खाना भी बनाना है, ये सब, तो आप जो है सारे काम आउटसोर्स करा लेते हो। ठीक है, इस तरीके से बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। फिर वर्क एट होम का कल्चर भी हमें देखने को मिल रहा है, हमने डिस्कस कर लिया था। मोर एम्प्लॉयमेंट इन इनफॉर्मल सेक्टर में ग्रोथ आपको देखने को मिल रही है। जीडीपी में ग्रोथ हो रही है, बट एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज़ में नहीं हो रही है। मैंने आपको कल बताया था कि जीडीपी में एक बंदा ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर सकता है, बट क्या पता वो एम्प्लॉयड ना करता हो ज़्यादा लोगों को, तो ये एक वो देखने को मिलता है। ठीक है जी, तो ये आपका पूरा चैप्टर था जो कि था एम्प्लॉयमेंट ग्रोथ एंड फॉर्मलाइजेशन। ईजी था, लास्ट में तो कुछ ज़्यादा था नहीं।